लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के खिलाफ रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि नोटिस दे दिया गया है बाय 118 मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब ये सारा मामला क्यों डेवलप हुआ इसके बारे में थोड़ी चीजें जान लेते हैं। दिस वाज अ ट्वीट जो जयराम रमेश ने ऑलरेडी कर दिया था और ये इंडिकेशन था एक तरीके से कि किस तरीके से शायद वो जैसे स्पीकर जीवी मावलंकर जी लोकसभा के पहले स्पीकर को रिमूव करने के लिए मोशन इंट्रोड्यूस हुआ था उसका ये वर्णन करते हैं, उसकी ये बात करते हैं, तो शायद देयर वाज एन इंडिकेशन कि ओम बिरला जी के अगेंस्ट भी ऐसा कुछ प्रपोजल आ सकता है। हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे दैट व्हाई दिस प्रपोजल वाज ब्रॉट। क्या इस प्रपोजल को नो कॉन्फिडेंस मोशन कहना सही होगा या गलत होगा? संवैधानिक और रूल्स के हिसाब से या संविधान और रूल्स के हिसाब से क्या इस पर्टिकुलर मोशन को आगे कुछ इंपॉर्टेंस मिलेगी? इसे पास करके क्या स्पीकर को सच में रिमूव किया जा सकता है? ऑल दीज क्वेश्चंस विल आंसर। कहानी तो तभी शुरू हो गई थी जब प्रेसिडेंट का जॉइंट एड्रेस हुआ था और उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। प्लीज हैव अ लुक एट दैट वीडियो एज वेल वेयर आई डिस्कस्ड द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग 2 फरवरी, जहां पे प्रेसिडेंट की स्पीच के रिस्पॉन्स में मोशन ऑफ थैंक्स के अंदर जब राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, started quoting जनरल नरावने's बुक, रिटायर्ड जनरल नरावने's बुक, वहां से ही कंट्रोवर्सी शुरू होती है। उन्हें मना किया जाता है रूल नंबर 349 साइट करते हुए कि आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, उस दिन हाउस में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है और आगे कुछ समय के बाद कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन के ट्रेजरी बेंचेस की तरफ आते हैं। हाउस के वेल यानी कि जहां पे वो स्टाफ बैठा होता है, सेक्रेटेरिएट स्टाफ, वहां पे आते हैं, नारेबाजी करते हैं और 8 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है स्पीकर के द्वारा। इसके बाद अगले दिन 2 दिन के बाद यानी 4 फरवरी को ट्रेजरी बेंच यानी कि सरकार की तरफ जो मिनिस्टर्स बैठते हैं या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, वहां से निशिकांत दुबे जी कुछ किताबों का वर्णन करते हैं, कुछ किताबों के बारे में बताते हैं, पुराने प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं, उनको बोलने दिया जाता है, ऐसा आरोप ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स का है। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स में बारी आती है प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को भी पोस्टपोन कर दिया जाता है। ओम बिरला जी कहते हैं कि नहीं नहीं, लोकसभा में आप मत आएं क्योंकि मुझे खबर मिली है, मुझे जानकारी मिली है कि आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान आप पे हमला भी हो सकता है, देयर कुड बी अ थ्रेट। एंड इसी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर को मना करते हैं। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स को रिप्लाई नहीं करते, राज्यसभा में वो स्पीच देते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि इस सारे घटनाक्रम के अंदर बहुत सारे डिसरप्शंस हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और इस सारे जो चीजें हो रही हैं इसके दौरान एक सवाल जरूर उठाया जा रहा है कि कहीं स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी के प्रति बायस्ड तो नहीं है, उनके टुवर्ड्स बायस्ड तो नहीं है, कहीं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका ना दे रहे हैं, तो इससे डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ सवाल तो नहीं उठते। इसके अलावा मोशन ऑफ थैंक्स में हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक टाइम स्लॉट होता है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी के कई नेता थे जैसे अखिलेश यादव या शशि थरूर, जो उनका टाइम स्लॉट था, उन्होंने कहा कि हम नहीं बोलना चाहते, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को बोलने का मौका दीजिए। तब भी दोबारा से उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको नहीं बोलने दिया जाता है क्योंकि एज पर द चेयर वो रूल 349 का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर खबरें आती हैं कि ऑपोजिशन के मेंबर्स आपस में मीटिंग कर रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहते हैं ओम बिरला के खिलाफ। ऑल्दो इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलना टेक्निकली सही नहीं होगा क्योंकि संविधान में इसको इस तरीके से नहीं प्रेजेंट किया गया है। आई विल टेल यू हाउ इट इज बीन प्रेजेंटेड। 118 members of parliament have apparently put their signatures on this particular notice, जो उन्होंने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को आज सबमिट किया। अब अगर आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है एक स्पीकर के रिमूवल के लिए, लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल के लिए, तो उसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 94, उसका क्लॉज नंबर सी। इसमें लिखा है कि स्पीकर को निकाला जा सकता है लोकसभा की स्पीकर की पोजीशन से यदि एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस वोट करते हैं इन फेवर ऑफ दैट रेजोल्यूशन। ऑल द देन मेंबर्स ऑफ हाउस को हम इफेक्टिव मेजॉरिटी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है कि उस वक्त लोकसभा की यदि बात करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की है 543। यदि इसमें कोई वेकेंट सीट्स हैं, वेकेंट सीट्स का मतलब है इफ समवन हैज डाइड, सम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज डाइड, if someone has been disqualified, if someone has been
expelled from the house, if someone has resigned, किसी भी रीजन की वजह से अगर वो सीट खाली हो जाती है तो वो सीट माइनस करनी है। मान ले अगर कि 10 सीटें खाली हैं या 13 सीटें खाली हैं, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल सिनेरियो, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगी 530। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी? 530 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 265, है ना, प्लस 1, मतलब 266 वोट्स आपको चाहिए होंगे ओम बिरला जी को अपनी पोजीशन से हटाने के लिए, अगर ये 530 होता नंबर। ऑल्दो दिस इज नॉट 530, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। अभी प्रेजेंटली देयर आर वेरी लेस वैकेंसीज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं अभी हाउस के अंदर, ठीक है, लोकसभा के अंदर। तो जो ये नंबर चाहिए ये अभी नहीं चाहिए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एडमिट द मोशन, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन वोटिंग विल बी डन। जब रिमूवल पे फाइनल फैसला लेना होगा ना, तब ये नंबर चाहिए। तो अभी आप सोचोगे अरे ये तो इससे कम लोगों ने, इससे कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सबमिट किया है, तो अभी क्यों एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, अभी पहला स्टेज आया है जहां पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को ये प्रोवाइड किया गया है और आगे की कार्रवाई में अभी समय है। अब इस पर्टिकुलर जो मोशन है इसे इंट्रोड्यूस जब हाउस में किया जाएगा, उसके बाद खेल आगे बढ़ेगा। अब जनरली क्या होता है कि क्योंकि स्पीकर की जो पोजीशन है, स्पीकर की जो पोजीशन है, इट इज सपोज टू बी एन अनबायस्ड पोजीशन, और इस अनबायस्ड पोजीशन होने की वजह से जब स्पीकर के रिमूवल का मोशन इंट्रोड्यूस होता है तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड ओवर करते हैं हाउस की प्रोसीडिंग्स को। इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में 18th लोकसभा में एक कंसर्न है। कंसर्न ये कि अभी जो 2024 में लोकसभा आई है उसमें डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव नहीं हुए, तो डेप्यूटी स्पीकर उस पोजीशन को सुनते हैं, इस कंसिडरेशन को सुनते हैं और फिर हाउस के अंदर उसको एक बार टेकअप किया जाता है। लेकिन यहां पे क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर नहीं है और स्पीकर खुद उस प्रिसाइडिंग के चेयर पे नहीं बैठ सकते, जब इस रिमूवल मोशन के ऊपर वोटिंग करवानी होगी या डिस्कशन करवाना होगा, इसलिए या तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से कोई बैठेगा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स इज अ पैनल दैट इज ऑलरेडी बीन नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। इसमें 10 मेंबर होते हैं और इनमें से कोई भी जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होता है तो उनकी जगह वो बैठ जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखना होगा कि कौन इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ाने का इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ाने का इंपॉर्टेंस ये कि आप एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा चैप्टर नंबर 18 रूल नंबर 200 टू 202 को देखोगे तो उसके अंदर ये साफ लिखा गया है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर मोशन पे बात को आगे बढ़ाना है, यानी डिस्कशन शुरू करना है, हाउस से कंसिडर करना है, तो हाउस की लीव लेनी पड़ेगी। हाउस की लीव लेने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले तो इस मोशन को हाउस के समक्ष रखेंगे। जिस भी मेंबर ने सेक्रेटरी जनरल को प्रोवाइड किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपना नाम ऊपर लिखा होगा, वो व्यक्ति हाउस के सामने ये मोशन इंट्रोड्यूस करेगा। जो उस वक्त स्पीकर की पोजीशन पे व्यक्ति बैठा होगा, विच विल नॉट बी ऑफ कोर्स ओम बिरला जी, वो हाउस से ये पूछेंगे दैट डज दोज इन फेवर ऑफ दिस मोशन स्टैंड अप। तो 50 लोग स्टैंड अप होने चाहिए उस वक्त। 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड स्टैंड एट दैट टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनल प्रोसेस। रिमूवल प्रोसेस से का पहला स्टेप बता रहा हूं कि अगर बात भी शुरू करनी है ना इस पे, अगर डिस्कशन शुरू भी करना है तो पहले ये प्रोसेस करना होगा। लीव ऑफ द हाउस मांगनी पड़ेगी। 50 मेंबर अगर खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पे और कहते हैं हाँ भाई इसका डिस्कशन शुरू कर दो, इसके ऊपर बातचीत स्टार्ट कर दो, तो वो लीव ऑफ द हाउस मिल जाएगी, ऐसा मान लिया जाएगा। उसके बाद टाइम एलोकेट किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के ऊपर डिस्कशन हो और फिर वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले समझाई। एलिगेशंस की बात करें तो क्या एलिगेशंस या आरोप लगाए हैं ऑपोजिशन वालों ने? पहला आरोप यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऑलमोस्ट इनवेरिएबली मना ही किया जाता है बोलने से, जिसमें वो राहुल गांधी के February 2 वाले इंसिडेंट को कोट करते हैं। जिसके बाद दूसरा एलिगेशन यह है कि एक्शन जो है वो बायस्ड है।
अगर आप 4 फरवरी को देखें तो निशिकांत दुबे जी को पूरी तरीके से पर्सनल अटैक्स करने दिए गए पूर्व प्रधानमंत्रियों पे। बुक्स भी उन्होंने दिखाई लेकिन उन्हें रोका नहीं गया, जबकि ऑपोजिशन पार्टी के कुछ एमपीज को पूरे बजट सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके ऊपर मैं पहले ही चर्चा करते हुए वीडियो बना चुका हूं। तीसरा, जो मोशन ऑफ थैंक्स के रिप्लाई के दौरान प्रधानमंत्री को स्पीच ना देने के लिए हिदायत दी जाती है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा एडवाइस दी जाती है कि आप हाउस में मत आए, रिप्लाई ना करें, इसको काफी गलत तरीके से ऑपोजिशन देखना चाह रहा है। वो कह रहा है कि स्पीकर के पास ये कौन सी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि प्रधानमंत्री पे कोई हमला हो सकता था। इसे डिफेमेटरी और फॉल्स कहते हुए यह कहा जाता है कि स्पीकर ने प्रधानमंत्री को एक एस्केप रूट प्रोवाइड किया। तो इस प्रोसेस को आगे हमें फॉलो करना होगा। क्या इस प्रोसेस में आगे चीजें होंगी या नहीं होंगी? क्या इससे पहले कभी किसी स्पीकर को सक्सेसफुली हटाया गया है? द आंसर इज नो। बट रिमूवल मोशंस आए हैं पहले भी। 1954 में 1954 में जीवी मावलंकर जब लोकसभा के स्पीकर थे तो उनके खिलाफ भी रेजोल्यूशन लेके आया गया था, बट वो रिजेक्ट हो गया था। 1966 में 66 में सरदार हुकुम सिंह जब लोकसभा के स्पीकर थे, उनको भी रिमूव करने के लिए मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। उस पर डिबेट हुई थी लेकिन उस पर वोटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। 1987 में बलराम झाकर जी के खिलाफ भी उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोमनाथ चैटर्जी ने मोशन इंट्रोड्यूस किया था, बट वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो अभी तक देखा यह जाता है कि यह एक सिंबॉलिक शो ऑफ प्रोटेस्ट हो सकता है, मोर देन एक्चुअली बीइंग एबल टू गेट ओम बिरला जी रिमूव्ड। बिकॉज इफ यू लुक एट द ऑपोजिशन पार्टीज, जो इंडिया ब्लॉक जो अपने आप को बुलाता है, इवन इस इंडिया ब्लॉक में जो तृणमूल कांग्रेस है वो भी काफी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि हमें स्पीकर के रिमूवल का मोशन इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं। दे प्रोबेबली डू नॉट हैव द नंबर्स इनफ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप इफेक्टिव मेजॉरिटी निकालते हो तो कम से कम आपको इसमें 260 270 सीटें चाहिए होंगी, वोट्स चाहिए होंगे। एंड इट डज नॉट सीम दैट दे हैव द नंबर्स एज ऑफ नाउ, बट इट सीम्स टू बी समवट सिंबॉलिक इन नेचर, showing a grievance, putting some pressure on the chair, and it's very important to have a very strong opposition voice, which in very honest opinion or earnest opinion has been missing in India's politics from a long time. प्रीलिम्स 2026 के लिए हम हैंड होल्डिंग प्रोग्राम चला रहे हैं 7 जुड़ों के अंदर, जिसमें फैकल्टी मेंटरशिप के साथ साथ आपको डेली ट्रैकिंग शीट्स भी मिलेंगी। करंट अफेयर्स को होलिस्टिकली कवर करने के लिए एपिक कोर्स में आप 3 से 4 क्लासेस के अंदर पूरे 1.5 साल के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक जो कंटेंट होगा प्रीलिम्स 2026 के ओरिएंटेड होगा, लेकिन उसके अलावा फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर बताइए मेरे सवाल का जवाब जो मैंने आपसे अभी बिगिनिंग में पूछा था कि अभी लोकसभा के अंदर कितनी सीटें वेकेंट है। धन्यवाद।